Good morning, student. Today we will read chapter number 8 in history. Chapter number 8 आपका है Colonialism and Urban Change. The advent of British in India had caused colonization and urbanization. Colonialism means taking over the government of another country for political, economic or social domination. Urbanization means change in the life and structure of place, making them more industrialized and urban or cities. ब्रिटिशों के आवागमन से का कारण था उपनिवेशवाद और शहरीकरण। कॉलोनिज्म, जैसे कि कॉलोनिज्म कहा गया। कॉलोनिज्म का मीन्स है कि जो गवर्नमेंट है वो अनदर कंट्री पर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल रूप से अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके। और अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण, इसका मीन्स है कि लाइफ में कुछ चेंज हो करना, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ प्लेस या उसे बहुत अधिक इंडस्ट्रियलाइज बनाना और शहरों का निर्माण करना। प्री ब्रिटिश पीरियड. In the pre-British period, there were mainly three types of town. Town located at administrative center. The town of Tanjore, Lucknow, Murshidabad and Bijapur were some of the town located at administrative center. जो ब्रिटिश पीरियड में जो थे वो 3 टाइप्स के टाउन थे। नंबर 1 है आपका टाउन लोकेटेड, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर थे उनमें थे तंजौर, लखनऊ, मुर्शिदाबाद, बीजापुर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर थे। टाउन लोकेटेड नियर इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर. The town of Mirzapur was situated at the junction of trade routes to Central India and Bengal. जो टाउन ऐसे जो ट्रेड सेंटर यानी व्यापार के सेंटर थे और उनके पास थे, इसमें था मिर्जापुर का टाउन। ये जंक्शन ट्रेड रूट था सेंट्रल इंडिया और बंगाल का। टाउन लोकेटेड एट प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, यानी कि पवित्र स्थानों पर स्थापित टाउन। पुरी, बनारस एंड इलाहाबाद वर टाउन सेंटर्ड एट प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। पुरी, बनारस और इलाहाबाद जो थे वो पवित्र स्थान थे और यही पिलग्रिमेज टाउन कहलाए। डी अर्बनाइजेशन और अर्बन डेक्लाइन इन द 19th century. The consolidation of territorial power by the British in 1800 and the end of the period of political instability brought about surprisingly a period of stagnation and decline the urban center in India, which lasted for well over a country. The 19th century urban scenario stand out the construct of Mughal period of urban growth. जो क्षेत्रीय ताकतें थी उनका एकत्रीकरण करा ब्रिटिश ने 1800 में, और ये जो था, ये पीरियड जो था वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उस समय उदय हुई और सरप्राइजली अचानक ही क्या हुआ, इस पीरियड में जो है अर्बन सेंटर की डेक्लाइन यानी समाप्ति की ओर इंडिया था। और ये जो था कंट्री का बहुत ही लास्ट और वेल ओवर पीरियड था। और 19th सेंचुरी में जो था ये अर्बन परिदृश्य दिखाई दिया कि ये मुगल पीरियड से अर्बन ग्रोथ प्रभावित हुई। द मेन रीजन ऑफ द डेक्लाइन ऑफ सिटीज ड्यूरिंग द पीरियड आर. इसके अर्बनाइजेशन की डेक्लाइन यानी समाप्ति के क्या कारण थे सिटीज के, ये हम अब पढ़ेंगे। द लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑन द पार्ट ऑफ ब्रिटिश इन द प्रॉस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड द अनराइजिंग unsharing of the industrial revolution in England in the later half of the 18th century, thus altering the very complexion of urbanization in England and in India
at the later stage. भारत की प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर ब्रिटिश का जो इंटरेस्ट था उसकी कमी और इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को कायम रखना जो कि 18वीं सेंचुरी के मध्य तक था और उनके स्वभाव में और अर्बनाइजेशन इन इंग्लैंड में बहुत अधिक फेरबदल करना, यही यहाँ पर डेक्लाइन का एक कारण था. Around 1800, India had 16 cities with a population of 1 lakh or more, and about 1500 towns spread all over all parts of the country. Only 1/3 of the town and city were located in Ganga Plains. Western and southern India were comparatively more urbanized, while eastern India was the least urbanized. लगभग 1800 में इंडिया की जो 16 सिटीज़ थी उनकी जो पॉपुलेशन थी वो 1 लाख या उससे अधिक थी. उसमें से 15,000 टाउन जो थे वो पूरी कंट्री में, 1500 टाउन जो है पूरी कंट्री में थे, हमारे फैले हुए थे. उसका 1/3 पार्ट जो था टाउन और सिटीज़ जो थी वो केवल गंगा मैदानों के पास थी. वेस्टर्न और साउथर्न इंडिया में जो टाउन्स थे वो अधिक शहरीकरण में थे, लेकिन जो ईस्टर्न इंडिया के थे वो लीस्ट अर्बनाइज्ड थे. द ओवरऑल लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन 1800 इज estimated to be approximately 11%. Varanasi is the largest city in India in 1800, followed by Kolkata, Surat, Patna, Madras, Bombay, and Delhi had a population of only 1,50,000 each. Among these cities, only 3, Calcutta, Madras and Bombay, were entirely new cities established by the British. The rest had their origin of Mughal and earlier time. उनमें से ओवरऑल जो थी वो अर्बनाइजेशन इन 1800 में जो था वो लगभग शहरीकरण जो था वो 11% ही रहा. वाराणसी जो था वो इंडिया की लार्जेस्ट सिटी थी. इसी की तरह कलकत्ता, सूरत, पटना, मद्रास और बॉम्बे, दिल्ली, इनकी जो पॉपुलेशन थी वो भी 1,50,000 थी. इन सिटी में भी 3 जो सिटी थी, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे, वो जो थी वो ब्रिटिश द्वारा इस्टेब्लिश की गई और बाकी जो सिटीज थी वो मुगल या अर्ली टाइम से ही उनका उदय हुआ था. The unfair British policy brought misery to the Indian farmer due to the wrong method of land use and some natural climatic. A great famine occurred in the late 17th. Famine occurred at regular interval from 1700 to 1947 till independence. और एक बहुत बड़ा कारण था कि अनफेयर ब्रिटिश पॉलिसी जो कि किसानों के लिए रॉन्ग मेथड था लैंड का, वो एक और कुछ हमारे देश में नेचुरल आपदाएं आ जाती थी जिसके कारण कि जिसका भी शहरीकरण का एक बहुत ही समाप्त होने का कारण था. और उसी समय जो है 1700 सन में एक आपदा आई जो कि लगभग रेगुलर इंटरवल में 1700 से 1947 यानी स्वतंत्रता प्राप्ति तक रही. द बंगाल फैमिली इन 1943 saw a many as 30 lakh people died, and during this time the whole of India also suffered a massive loss of rural traditional craft and art. बंगाल में 1943 में एक बहुत बड़ी आपदा आई जिसमें कि 30 लाख पीपल जो थे वो उस समय डेड हो गए और इंडिया को बहुत बड़ा एक लॉस हुआ गाँव में ट्रेडिशनल क्राफ्ट और आर्ट का. द ट्रेडिशनल रूरल and indigenous industry had collapsed. Indian craftsmen were unemployed as British goods were manufactured and sold in the market. The strict policy of food and its transportation as dictated by the British regime caused food to become expensive. The textile industry of the native suffered
tremendous loss. Famine had caused heavy losses in Dhaka and Murshidabad, which were major country of textile in India. जो ट्रेडिशनल ग्रामीण में जो थे उनमें स्वदेशी इंडस्ट्री थी वो बुरी तरह ढह गई, और जो इंडियन क्राफ्टमैन थे उनको ब्रिटिश का सामान मैन्युफैक्चर करना पड़ा और बेचना पड़ा। लेकिन उसकी ब्रिटिशों की भी बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी फूड और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो कि ब्रिटिश का क्योंकि उस समय ब्रिटिश का शासन था, उसमें फूड जो है बहुत ही महंगा हो गया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो बुरी तरह पस्त हो गई, और जो ये महामारी आई उससे बहुत ही हैवी लॉस हुआ ढाका और मुर्शिदाबाद में, जो कि इंडिया के टेक्सटाइल की उस समय मेजर कंट्री थी। From 1950 to India underwent all round deurbanization. At this time, port city of Madras, Bombay and Calcutta were affected. The people had turned back to agriculturist economy. और 1925 से 1950 तक जो भारत में डीअर्बनाइजेशन करना पड़ा, और उसमें जो है जो सिटी थी पोर्ट सिटी मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड हुई, और लोगों को जो है एग्रीकल्चर यानी वो कृषि की तरफ टर्न हो गए। ओल्ड एंड न्यू अर्बन कंट्रीज ए कंपैरिजन। अब हम ओल्ड और न्यू अर्बन कंट्रीज में कंपैरिजन पढ़ेंगे। द ओल्ड अर्बन सेंटर, द ओल्ड इंडियन टाउन्स एंड सिटी वर वेल डिफाइंड कॉम्पैक्ट स्पेस often enclosed by fort wall with a deep moat surrounding it. So many of these cities were called walled cities. These wall and moats were meant to protect the city people from invaders. जो ओल्ड इंडियन टाउन्स और सिटीज थी वो एक बहुत फाइन स्पेस से जुड़ी हुई थी, और उनमें जो था चारों तरफ से किले की तरह किले नुमा दीवार बनाई गई थी या उनके बीच में गहरी खाई थी, इसलिए उन सिटीज को वॉल्ड सिटी कहा जाता था। इस तरह की वॉल और जो खाई थी वो इसलिए शहर के चारों तरफ बनाई जाती थी जिससे कि आक्रमणकारियों से लोगों की रक्षा हो सके। द प्री colonial Havelis in the 17th and 18th century, the Mughal aristocracy and also the local elites lived in building called Havelis. These Havelis were large walled compound with mansion, courtyard and fountains. A Haveli housed many family. Each Haveli had an open courtyard surrounded by public rooms meant for visitors. The inner courtyard with its pavilion and rooms was meant for women of the household. 17 और 18th सेंचुरी में मुगल जो सिस्टजन थे हमारे, उन लोगों में एक कुलीन वर्ग था, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहता था जिसे हवेली कहा गया। हवेली एक बहुत बड़ी जगह कंपाउंड होता था जिसमें कि बरामदे होते थे और फाउंटेन्स भी होते थे। एक हवेली में बहुत सारी फैमिलियां रहती थी और हर हवेली में एक बहुत ओपन कॉर्टयार्ड यानी बहुत सा खुला हुआ भाग, बरामदा, गार्डन इस तरह का होता था, और उसमें वो चारों ओर पब्लिक रूम यानी कि विजिटर मिलने वालों के लिए बनाए जाते थे। और इनर कॉर्टयार्ड जो अंदर का होता था वो एक मंडप की तरह होता था और उसमें रूम्स होते थे। उसमें जो थी वहाँ की वुमेन्स जो थी वो अपने घर के कार्य करती थी। ग्रोथ ऑफ द न्यू टाउन। As old town declined, new urban center came up. They were now set up by the British to meet the need of colonialism. जब ओल्ड टाउन्स का समाप्ति हुई तो नए शहरों का निर्माण भी हुआ। ब्रिटिश को जब कॉलोनिज्म की आवश्यकता हुई तो इसमें सबसे पहले है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर और पोर्ट सिटी। The British administrative center were set up at Madras, Calcutta and Bombay, known as Presidency Town. Being port cities, these are important for British trading
एक्टिविटी। ब्रिटिश के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर थे वो मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, इन्हीं प्रेसिडेंसी टाउन कहा गया। ये पोर्ट सिटी भी थी और यहाँ से जो था ब्रिटेनियन व्यापार की एक्टिविटी के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर थे। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस कॉलोनियल India was divided into 3 presidency. They become the center of British power in different region of India. ये जो 3 presidency इन्होंने बनाई, ये जो थी बहुत ही ब्रिटिश पावर के लिए ये विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ये ब्रिटिश के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने सेंटर थे। Commercial center, the town which were rich in fertile soil and were commercial crop like indigo, sugarcane and cotton were cultivated rose to important as commercial town. In due course, these towns were provided with network of road, railway and facility like centralized marketplaces, godown, etc., which were extended to them for speedy trade. जो कुछ ये जो कमर्शियल ट्रेड थे ये फर्टाइल सॉइल थी इनमें, और ये कमर्शियल क्रॉप यहाँ पर उगाई जाती थी जैसे इंडिगो, शुगर केन या कॉटन यहाँ पर मुख्यतः रूप से उगाया जाता था। और इस तरह के जो टाउन्स थे उसमें बहुत अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड किया गया था, रोड का, रेलवे का, और उन्हें मार्केट की फैसिलिटी, गोडाउन की फैसिलिटी यहाँ पर दी गई ताकि वहाँ पर जो व्यापार है वो बहुत तेजी से हो सके। द ओल्ड टाउन ऑफ मिर्जापुर इमर्ज एज इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ कॉटन ट्रेड विद नागपुर एंड Berar, Banaras, Agra and Kanpur also become trade of swift economy activity. जो ओल्ड टाउन था मिर्जापुर वो एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था कॉटन ट्रेड का नागपुर के साथ, और साथ ही बनारस, आगरा और कानपुर जो थे वो भी बहुत तेजी से इकोनॉमिक एक्टिविटी के सेंटर बन गए थे। नेक्स्ट है प्लांट interior cities. Among the new planned urban cities were New Delhi and Chandigarh. They were different from the older city in respect of their area and population. These new cities had large settlement in place such as Taimur Nagar and Yusuf Sarai and Daraigani in Delhi, New Delhi, Ahram Road in Madras and Garihhat in Calcutta. Many of the areas of Shanty town that spread around in open space around large masons in Calcutta were called district, but the meaning of this word changed in the planned urban cities. जो न्यू प्लान्ड अर्बन सिटीज़ थी वो थी दिल्ली और चंडीगढ़। ये पुरानी सिटियों की तरह ही इनमें भी एरिया और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग थी। न्यू सिटीज़ जो थी उसमें तैमूर नगर, यूसुफ सराय और दरियागनी न्यू दिल्ली के, आहारम रोड मद्रास का और गारी घाट कलकत्ता का। इनमें जो एरिया थी उसमें गरीबों की बस्ती चारों तरफ से फैली हुई थी और इसमें बड़ी बड़ी हवेलियां भी थी कलकत्ता में, जो कि जो ये प्लान्ड अर्बन सिटी ही, इसका मीनिंग्स प्लान्ड अर्बन सिटी ही था। Railway industrialization and urbanization. The introduction of railway in India in the later half of the 19th century contribution to the emerge of a national network of urban places in which the metropolitan cities formed the primary force, supported by the 1 lakh city as satellite center. The railway contribute to the expansion of trade and introduction of modern industry and thus indirectly help the process of urbanization. जो रेलवे का इंट्रोडक्शन था वो 19th सेंचुरी के हाफ में हुआ और ये एक नेशनल नेटवर्क का इसमें बहुत ही कंट्रीब्यूशन था जिससे कि मेट्रोपोलियन सिटीज़ का निर्माण हुआ और 1 लाख सिटीज़ जो थी वो इससे जुड़ गई और रेलवे का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था जिससे कि व्यापार में और मॉडर्न इंडस्ट्री में बहुत ही योगदान मिला
और ये एक तरह से इनडायरेक्टली इसने हेल्प की अर्बनाइजेशन में, रेलवे ने। हिल स्टेशन to keep away from the hot and humid plains, the British built several towns in mountains region and called them hill station. Ooty, Munnar, Shimla, Mussoorie, Darjeeling and Mount Abu are some such towns. अपने आप को गर्मी से और ह्यूमिड मैदानों से दूर रखने के लिए माउंटेन में कुछ क्षेत्रों में ब्रिटिश ने कुछ टाउन बनाए जिनको हिल स्टेशन कहा गया, जैसे ऊटी, शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, माउंट आबू, इस तरह के कुछ टाउन्स हैं। अदर देन द हिल स्टेशन एंड planned town, the colonial era saw the formation of cantonment areas, also known as civil lines. These areas were close to the main urban place, built on a European plan with wide roads and open area and separation of residence and business. और इन हिल स्टेशन को ये जो थे ये प्लान टाउन थे और इसे एक छावनी में बदल दिया गया और इसे हम सिविल लाइंस के नाम से भी जानते हैं। ये जो थे ये अर्बन प्लेसेस के क्लोज थे और इसे यूरोपियन तरह से बनाया गया था, बड़ी चौड़ी सड़कें और ओपन एरिया, और इसमें रेजिडेंस और बिजनेस को अलग अलग रखा गया था। द colonial town were different from the traditional town in India. colonial town जो थे वो traditional town से different थे। Traditional urban center, the old Indian town were well defined, compact space which were often enclosed by fort walls surrounded by a deep broad ditch. Hence most of the old city were called walled city. They were meant to protect the cities from invaders. जो ओल्ड इंडियन टाउन्स थे उनको जो इस तरह से बनाया गया था कि उन्हें चारों तरफ से किलों की दीवारों से या खाइयों से घेरा गया था। ये इसलिए इन्हें वॉल्ड सिटी भी कहा जाता था। ये दीवारें या खाई इसलिए बनाई जाती थी ताकि जो है सिटी की आक्रमणकारियों से रक्षा हो सके। द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वाज डिफरेंट फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज। इन विलेज द पंचायत सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज फॉलोड। गांव में और शहरों में एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट था। गांव में जो था वो पंचायत सिस्टम होता था, एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य करता था। इन टाउन द कोतवाल और टाउन मजिस्ट्रेट आर इन चार्ज विद थानेदार सुपरवाइज देयर रिस्पेक्टिव थानाज। और शहरों में कोतवाल या टाउन मजिस्ट्रेट इंचार्ज होता था जो कि थानेदारों की मदद से अपने अपने थानों के जो थानेदार थे उनके मदद से सुपरवाइज करता था। कॉलोनियल अर्बन सेंटर, द colonial town were different from the earlier Indian towns. They were different in the following way. colonial town जो थे वो पुराने इंडियन टाउन से बिल्कुल डिफरेंट थे। उनके निम्न कारण थे। डिजाइन एंड लेआउट, द colonial town were built over areas which were usually near river and other water sources. The streets were lined and trees. The town had central public roads and market. जो colonial town थे वो ऐसी जगह पर बनाए गए कि जहाँ पर नदियाँ या वाटर सोर्स पास में थे। स्ट्रीट जो थी वो लाइन से उसमें पेड़ लगे हुए थे और टाउन में जो थे वो पब्लिक रोड और मार्केट भी बनाए गए। ए चर्च एंड ए सेमेंट्री वर compulsory in each colonial town. Most towns had clubs, gymnasium, a race course and golf course. The residential quarter were huge house surrounded by garden and servant quarter. They were called bungalow. प्रत्येक कॉलोनियल टाउन में चर्च और सीमेंट्री होना जरूर कंपलसरी था और इन टाउन्स में जो है क्लब, जिम्नाजियम और रेस कोर्स, गोल्फ कोर्स भी बनाए गए और इनके जो रेजिडेंशियल रहने के जो क्वार्टर्स थे वो बहुत बड़े थे और उनके चारों तरफ गार्डन और सर्वेंट क्वार्टर होते थे। इनको बंगला कहा गया। गवर्नमेंट ऑफिसेस, मार्केट एंड क्लॉक टावर appeared in all cities. The
Cantonment was an area designed to military force and it was usually a little away from the main city. Government office, market और clock tower जो थे वो प्रत्येक सिटी में देखे गए और एक छावनी का भी इस तरह एरिया को डिजाइन किया गया जिससे कि मिलिट्री फोर्स वहां पर रह सके और ये जो थी मिलिट्री फोर्सेस ये मेन सिटी से थोड़ी ही दूरी पर रहती थी. White and black town. The British built their town away from the old cities where native lived in order to maintain their distance from them. They were called White Town and the old cities were called Black Town. British ने जो है अपनी ओल्ड सिटी से कुछ दूरी को मेंटेन करने के लिए कुछ टाउन्स बनाए जिन्हें कि वाइट टाउन कहा गया और जो ओल्ड सिटीज थी उन्हें ब्लैक टाउन कहा गया. द ब्रिटिश practiced racial discrimination. The facility like club, golf courses, etc. were meant exclusively for the British and were located in White Town. जो ब्रिटिश थे उन्होंने प्रजातीय डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव किया. जो फैसिलिटियां थी जैसे क्लब, गोल्फ कोर्स की ये बहुत ही महंगी थी और केवल ब्रिटिश के लिए थी और इसलिए इन्होंने इसे केवल वाइट टाउन में ही लोकेटेड किया. म्युनिसिपैलिटीज. इन कॉलोनियल टाउन म्युनिसिपैलिटी वर एस्टैब्लिश्ड व्हिच कैरिड आउट द टास्क ऑफ लोकल गवर्नमेंट. दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिविक अमेनिटीज लाइक वाटर सप्लाई, ड्रेन, hospital, etc. Each presidency town had its own corporation. जो कॉलोनियल टाउन थे उनमें म्युनिसिपैलिटीज एस्टैब्लिश की गई जिनका काम होता था लोकल गवर्नमेंट के कार्य को पूरा करना. वो रिस्पॉन्सिबल होते थे वाटर सप्लाई, ड्रेन और हॉस्पिटल के लिए. प्रत्येक प्रेसिडेंसी टाउन का अपना एक कॉरपोरेशन होता था. दिल्ली आफ्टर पार्टीशन. Till the time of partition, Delhi was a mix of both Hindu and Muslim. After the partition was announced, the Muslim in Delhi preferred to leave the city and go to the Pakistan. At the same time, Hindu from Pakistan folded Delhi as it was the capital of India. A large number of Hindu and Sikh refugees poured into Delhi and soon it became a city of refugees. The culture of Delhi, which was based on Mughal style, now changed and were replaced by Punjabi culture. Living style, food habit, custom and traditional change in New Delhi. पार्टीशन के समय तक दिल्ली जो थी वो हिंदू और मुस्लिम दोनों में मिक्स थी, लेकिन पार्टीशन के बाद ये अनाउंस किया गया कि जो मुस्लिम दिल्ली में है वो शहर छोड़कर पाकिस्तान चले जाएं. उसी समय जो है बहुत से हिंदू जो है वो पाकिस्तान से दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है वहां पर आए और बहुत अधिक संख्या में उस समय हिंदू और सिख वहां पर रिफ्यूजी के रूप में आकर रहने लगे और बहुत जल्द ही जो ये सिटी थी दिल्ली वो रिफ्यूजी की सिटी बन गई. जो कल्चर था दिल्ली का पहले मुगल स्टाइल था, अब वो चेंज हो गया और ये बिल्कुल पंजाबी कल्चर का रूप इसने ले लिया. यहाँ का लिविंग स्टाइल, फूड हैबिट, कस्टम, ट्रेडिशनल पूरा न्यू दिल्ली का जो था वो चेंज हो गया. टुडे दिल्ली इज द सिटी ऑफ टॉल बिल्डिंग, flyovers and big shopping mall. Even today the old and the new Delhi exist, the flourish independently. आज जो इस समय है दिल्ली जो है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की सिटी है. यहाँ पर फ्लाईओवर, शॉपिंग मॉल हैं बड़े बड़े. अब भी जो है ओल्ड और न्यू दिल्ली जो है वो अपने आप में स्वतंत्रता पूर्वक जो है वो पनप रही हैं. ओके स्टूडेंट, this chapter is finished. Goodbye.